जी बच्चों, तो अब हमारे साइंस के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ना कि मैडम साइंस क्या सिर्फ जीके जीएस ही होएगा? नहीं जी बच्चों, साइंस भी होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से हमारे साइंस के क्वेश्चंस चलते जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत ही फोकस के साथ और सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करना, और सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के बाद में आप खुद भी टैली करना कि हाँ भी मेरे क्वेश्चन सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मैथ की क्लास की पूछ रहे हैं। बच्चे मैथ की क्लास हो चुकी है, हमारी मैथ की क्लास अभी आज जो हुई है वो 10 बजे हुई है। एसएस खंडेलवाल की सर की क्लास चलती है और वो हो चुकी है, ठीक है जी बच्चे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले साइंस के क्वेश्चन की ओर। और क्लास जी बच्चे, हमारे साइंस के क्वेश्चंस करने पहले आप सब लोगों को बता दूं कि अगर आप सब लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और उसके साथ में जी बच्चे क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। सभी बच्चों से गुजारिश है कि क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए आज के पहले साइंस के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर साउंड वेव्स? ध्वनि तरंगे क्या हैं? ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों की दोनों वेव है? साउंड वेव किस तरह की वेव होती है? जी किसी को पता है साउंड वेव किस तरह की होती है? अच्छा मोदी जी बोल रहे हैं मोदी जी नाम से कोई लड़का है या लड़की है कि मैम मैं आपकी क्लास में पहली बार आया हूँ। जी धन्यवाद मोदी जी, आप अपना टाइम निकाल के आए, थैंक यू सो मच चलो थैंक यू सो मच। चलो तो साउंड वेव्स की बात करी जाए तो साउंड वेव कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल, इसके अंदर क्या होता है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। कंप्रेशन और साथ में रेयर फ्रैक्शन होता है। रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे कि जो वो वेव्स होती है वो एक जगह पहले कंप्रेस होती है, फिर थोड़ी सी खुलती है, फिर कंप्रेस होती है, फिर थोड़ी सी खुलती है। तो इस तरीके से उसके जो मूवमेंट होती है, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में वो ऑल ओवर वेव्स जा रही है, ठीक है। अच्छा बाकी बात की जाए जो प्रकाश तरंग है, यानी कि हमारी लाइट वेव है, ठीक है, लाइट वेव। तो लाइट वेव कैसी वेव होती है? ये एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव मिलेगी आपको, लाइट वेव, ठीक है। और उसके अलावा बात की जाए हमारी जो साउंड वेव होती है, तो साउंड वेव की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगी? साउंड वेव, तो साउंड वेव्स की मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आप लोगों को कहाँ मिलेगी? जी बच्चे सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, फिर बाद में आपको मिलेगी लिक्विड में, यानी कि फिर आपको मिलेगी बच्चे द्रव में, ठीक है, और फिर लास्ट में मिलेगी गैस में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ ठोस है तो वहाँ पे साउंड वेव सबसे ज़्यादा बहेगी, फिर लिक्विड में, और फिर बाद में हमारी किसके ऊपर? गैस के ऊपर, ठीक है जी बच्चे। क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जी बच्चे कुलदीप अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन फील्स डिफिकल्टी इन सीइंग डिस्टेंस? निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को दूर तक देखने की कठिनाई महसूस होती है। अगर किसी व्यक्ति को दूर का देखने में दिक्कत हो रही है तो कौन सा लेंस यूज़ करें? बताती हूँ मांशु, मैं बता दूंगी, ठीक है। विपिन मेरी क्लास में तो नहीं हो रही यार, मैं जी देखो बच्चे, बफरिंग की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका मैं पहले बता दूं कि हमारी क्लास में यहाँ पे बफरिंग नहीं हो रही है, और मेरे मोबाइल में भी क्लास चल रही है, देख लो, ठीक है। मेरे मोबाइल के अंदर भी क्लास चल रही है और यहाँ पे कोई बफरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो बफरिंग में भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे नेट में प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से बफरिंग हो रही है, ठीक है। और बच्चे कौन सा लेंस होता है? उत्तल और अवतल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे वो कैसा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है, ठीक है। कैसा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। अगर किसी को दूर को देखने में दिक्कत है तो उसको लिए अवतल होएगा, ठीक है। और किसी को पास का देखने में, जैसे कि ये पास का देखने में अक्सर दिक्कत होती है बड़े, मतलब बूढ़े लोगों को, जिनकी एज होने लग जाती है, तो उनको पास का देखने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए लगाया जाता है उत्तल लेंस, ठीक है। उनके लिए कौन सा लगाया जाता है? उत्तल लेंस, उनको दिक्कत, जिनको पास का देखने के लिए दिक्कत होती है, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन, इन मोटर कार विच इज़ यूज फॉर रियर व्यू। मोटर कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर कोई नहीं। जी बच्चे, मोटर कार के अंदर जो हम देखते हैं पीछे रियर व्यू मिरर लगा होता है, उसके अंदर हम कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चे मोटर कार की मैं बात करूं तो मोटर कार के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो बहुत सारी चीज़ों को, मतलब वो एक बहुत बड़े इमेज को छोटा कर देता है। ठीक है, वो अगर आपके पास इमेज बहुत बड़ी आ रही है तो वो आपको छोटा करके दिखाएगा। सो अल्टीमेटली हम जो रियर व्यू मिरर होएगा तो उससे क्या होएगा, हम बहुत ही दूर का जो बड़ा नज़ारा है वो छोटा करके हम अपने मिरर में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बात की जाए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हम कहाँ यूज़ करते हैं? स्ट्रीट लाइन के अंदर। ठीक है, स्ट्रीट लाइट जो रास्ते पे जो लाइट्स होती है उसके अंदर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट फेस देखने के लिए, मतलब जो डेंटिस्ट जो फेस देखने के लिए, सॉरी, डेंटिस्ट जो दांत देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और जो हम अपना फेस देखते हैं, शेविंग जो मिरर होता है वो भी अवतल दर्पण का ही होता है। ठीक है, शेविंग मिरर, तो शेविंग मिरर होता है अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, वाट इज द यूनिट ऑफ। वाट किसकी इकाई है? करंट की, पोटेंशियल डिफरेंस की, या फिर पावर की, या फिर इनमें से कोई नहीं। वाट किसकी इकाई मिलेगी आपको? क्यूट गर्ल निशा आप आ गई? हेलो, हाँ जी, नमस्ते सभी बच्चों को, नमस्ते। बाइक पर या फिर किसी भी चीज़ पर अगर आपको बहुत बड़ी चीज़ को छोटा करके देखना है तो आपको जी बच्चे उत्तल दर्पण इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर छोटी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करके देखना है तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। और वाट की बात की जाए तो वाट किसकी इकाई होती है? जी बच्चे, शक्ति यानी कि पावर की। बात की जाए संभावित अंतर की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की तो इसकी इकाई होती है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई। और करंट की इकाई होती है एम्पियर। एम्पियर किसकी इकाई होती है? करंट की होती है। और कूलम किसकी इकाई होती है? कूलम। तो कूलम की इकाई होती है चार्ज। ठीक है, चार्ज किसकी इकाई होती है? कूलम की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। संभावित अंतर की एसआई यूनिट क्या होती है? अभी अभी बताया मैंने, जल्दी से बताइए एसआई यूनिट क्या होती है? हाँ, और एक और बात कि एक हॉर्स पावर के अंदर, ठीक है, एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ठीक है, एक वाट के अंदर इतने हॉर्स पावर नहीं होते, एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होती हैं। ठीक है, और एक किलो वाट के अंदर तो 1000 वाट होते हैं, वो तो आपको पता ही है। पोटेंशियल डिफरेंस की संभावित अंतर की क्या इकाई होती है? संभावित अंतर की होती है वाट। ठीक है, वाट बोल लो या वोल्ट बोल लो, सेम ही बात है। कूलम किसकी इकाई है? चार्ज की इकाई है। और ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की। ठीक है, सॉरी, प्रतिरोध की इकाई यानी कि रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध, सॉरी ओम। ठीक है, और ओम मीटर होती है। ठीक है, ओम मीटर होती है, किसकी इकाई होती है? ये बच्चे होती है रजिस्टिविटी की। ठीक है, रजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है? ये इकाई होती है हमारी, जी वेरी गुड, तो रजिस्टिविटी की इकाई होती है ओम मीटर होती है। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच इज द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। संभावित अंतर का है, सॉरी ये गलत है, सॉरी, रियली सॉरी। तो आपसे पूछा गया है जी, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लोटस है, सबको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मैमल दैट ले एग्स इज, यानी कि अंडे देने वाला स्तनपायी कौन सा है? वालरस या फिर प्लाइटपस, एक प्रकार का बतख
शेषनाग वाला पशु, या फिर बिल्ली, कैट, या फिर कंगारू? जी, ऐसा कौन सा जी स्तनपायी पशु है जो कि क्या करता है, अंडे देता है, अंडे देने वाला? तो अंडे देने वाला कौन सा स्तनपायी पशु होएगा? वो प्लाइटपस होएगा। कौन सा होएगा? प्लाइटपस। अगला क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज वाज डिस्कवर्ड बाय? जी, रेबीज का उपचार किसके द्वारा खोजा गया? किसके द्वारा खोजा गया? ऐसा नहीं है कि रेबीज किसके द्वारा हुई, क्योंकि रेबीज तो सबको पता है कुत्ते के काटने की वजह से होती है ना? कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज बीमारी हो सकती है। लेकिन आप सबको को पूछा गया है कि जो रेबीज है वो किसके जो इसका दवाई है वो किसने खोजी? ठीक है, लॉर्ड लिस्टर ने, या फिर रोनाल्ड रोस ने, लुइस पास्चर ने, या फिर जेनर ने? जी, जल्दी से बताइए। और क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी बच्चे, तो जल्दी से बताइए हमें कि रेबीज को के उपचार को किसने खोजा? वो खोजा बच्चे जेनर ने। किसने खोजा? जेनर ने। और बात की जाए लुइस पास्चर की, तो लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन यानी कि जो मेथड होता है कि जिससे हम फर्मेंटेशंस वगैरह करते हैं, यानी कि सड़ाकर जो मतलब होता है जैसे कि दही बनाना, ये सब चीज़ें, जो पास्चराइजेशन मेथड है वो किसने खोजा? लुइस पास्चर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम ओनली अदर एनिमल आर कॉल्ड? वे जीव जो केवल अन्य जंतुओं को उपभोग करते हैं वो कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं, सर्वोहारी कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं कहलाते हैं? जी, जल्दी से बताइए। लुइस पास्चर नहीं है बच्चे, रेबीज को खोजने वाले नहीं है वो। ठीक है, उन्होंने रेबीज की बीमारी को नहीं खोजा गया था। ठीक है जी, जो जीव केवल अन्य जंतुओं को खाते हैं वो कहलाते हैं मांसाहारी। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एडिबल पोर्शन ऑफ कॉलीफ्लावर इज? जी, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जी बच्चे, पत्ता, जड़, तना, या इनमें से कोई नहीं? जो एक फूल गोभी होती है उसका जो हिस्सा हम खाते हैं उसको क्या कहते हैं? पत्ता, जड़, तना, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। जी, जल्दी से बताइए। तो बच्चे हम क्या कहेंगे, फूल गोभी सब लोगों के ABC, मतलब किसी ने भी ना मतलब ये नहीं सोचा कि हम जो खाते हैं, ठीक है, जो चीज़ फूल गोभी के अंदर जो हम ऑब्वियसली फूल गोभी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पत्ता गोभी की बात नहीं कर रहे। फूल गोभी जो फुली फुली सी होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और आपको ये इस तरीके से मिला जाएगी। ठीक है, ये हमारा कुछ फूल गोभी जैसा होता है। ठीक है, तो जो फूल गोभी होती है उसका ये जो हिस्सा होता है ये पत्ते जैसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो मैं पत्ते को काट दूं, और जड़, फूल गोभी हमें पता है कि जब ये बाहर निकलती है, ठीक है, ये मिट्टी से बाहर निकलती है, ठीक है, तो इसका हिस्सा हमें जड़ के अंदर मतलब मिट्टी के अंदर तो नहीं मिलता है, तो जड़ भी नहीं होएगी। तना मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि हाँ भी आप लोगों ने तना सोच लिया होगा, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि बाकी ये दो ऑप्शंस आपने कैसे चूज़ कर लिए। पत्ता और जड़ तो हो ही नहीं सकता, बट अनफॉर्चुनेटली ना ही ये तना भी है, ये इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये इनमें से कोई नहीं है। ये क्या होता है, एक तरह का टिश्यू होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्मेटम होता है। ठीक है, मेरिस्मेटम, इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्मेटम होता है, जो कि आपको ये एक जो हम फूल गोभी खाते हैं वो एक क्या होता है, एक फुलाव होता है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब इसका मतलब है फुलाव। ठीक है, फुलाव यानी कि वो एक तरह का फुलाव होता है, एक तरह का टिश्यू होता है जो कि हम खाते हैं। ठीक है, और बाकी बात की जाए ब्रोंकली की, आप लोगों ने ब्रोंकी भी देखा होगा, ब्रोंकाई,
तो ब्रोंकाई क्या होती है, उसका जो जो हिस्सा हम खाते हैं वो होता है बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आपने आलू के अंदर देखा होगा कि आलू के अंदर क्या होता है, वो उसके अंदर ना छोटे छोटे से बर्ड्स निकल आते हैं सफ़ेद सफ़ेद से, है ना, तो वो बर्ड्स होते हैं, वो बर्ड्स कहलाते हैं। तो ब्रोंकाई जो होती है, जो हिस्सा हम खाते हैं उनको बर्ड्स कहते हैं। और जो फूल गोभी होती है, जो हिस्सा हम खाते हैं उसका वो होता है इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टेम। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, तो मतलब सही आंसर क्या होगा इसका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी ऑफ ए मैन इज। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मिलेगी आपको? ठीक है, मैं रेबीज, दिलशाद, ठीक है, मैं एक बार एक काम करती हूँ, मैं रेबीज़ वाला फिर से चेक कर लूँगी। ठीक है, शाम की जो क्लास होगी ना उसके अंदर मैं रेबीज़ वाला फिर से चेक कर दूँगी, फिर मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, चेक करके मैं दोबारा बता दूँगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं एक बार चेक करके दोबारा बता दूँगी। ठीक है जी। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होएगा? पिट्यूटरी होएगा, थायराइड होएगा, एड्रिनल होएगा, या इनमें से कोई नहीं होएगा? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है वो बच्चे? थायराइड ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड ग्लैंड होता है, जिसमें से हमें मिलता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, जो भी हमारी ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इनके लेवल को मेंटेन करने का काम किसका होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। और किसकी कमी से हमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो सकती है? मान लो अगर हमारी बॉडी थायरोक्सिन हार्मोन हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसकी वजह से मिलेंगे? आयोडीन की वजह से, सॉरी, आयोडीन की वजह से। और आयोडीन, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो वो क्या हो जाएगा? अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हमें क्या हो सकता है? गोइटर हो सकता है। ठीक है, गोइटर हो सकता है जी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और एड्रिनल ग्लैंड की बात की जाए, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड की, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रेनालाइन हार्मोन, एड्रेनालाइन हार्मोन। तो एड्रेनालाइन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एमरजेंसी क्यों? क्योंकि ये जो है आपके जो हार्ट बीट है और साथ में ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्ट बीट और साथ में ब्लड प्रेशर। तो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इन सब को कंट्रोल करने का काम किसका होएगा? एड्रेनालाइन हार्मोन का होएगा। ठीक है, तो एड्रेनालाइन हार्मोन बेसिकली क्या करता है, जब हमें ऐसा मौका आए कि हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, ठीक है, मतलब दिमाग में बस ये हो रहा है कि भाई हाँ भी ये काम तो करना ही करना है, ठीक है, जैसे मान लो तुम चल रहे हो, चलते चलते तुम कुत्ते की पूंछ के ऊपर पैर रख देते हो, ठीक है, और तब उस मोमेंट पे जो तुम भागोगे और जो तुम मैक्सिमम एक 100% होता है, तुम 200% लगाओगे, तो वो 200% कहाँ से आएगा? एड्रेनालाइन हार्मोन से आएगा। ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सी नहीं है, क्लोरीन है, C1 नहीं है, ये है क्लोरीन 35, ठीक है, और दूसरा है क्लोरीन 37। इन दोनों को क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 को इनका क्या नाम दिया जाता है? आइसोमर, आइसोटोप, आइसोबार, या इनमें से कोई नहीं? क्लोरीन 35 को क्या बोला जाएगा? AK ब्राउन समझ में आ गया, ठीक है, और बार बार मैसेज मत करो, मैं आज ही देख लूँगी। और मैथ की क्लास डेली 10 बजे नहीं होने वाली, ठीक है, वो बस 1-2 दिन के लिए हो रही है, और बाकी कल की मैथ की क्लास का मैं स्ट्रीम डाल दूँगी, ठीक है, डेली 10 बजे नहीं होएगी, ठीक है,
क्योंकि यूजुअली सर की क्लास का टाइम होता है 11 बजे, तो वो 11 बजे ही रेगुलर रहेगा। वो 1-2 दिन के लिए मैंने 10 बजे की है, क्योंकि वो सर को कुछ काम था, सर को 11 बजे कहीं और जाना होता है, इस वजह से हमने 10 बजे कर लिया था। ठीक है, हर रोज़ नहीं होने वाला, वो रेगुलर टाइम नहीं है। चलो, C35 क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 को क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जी बच्चे एटॉमिक, अब जैसे ये क्लोरीन है सेम ही है, एटम सेम है, एटम सेम होएगा यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। और बच्चे एटॉमिक मास क्या होएगा? एटॉमिक मास क्या होएगा? वो डिफरेंट होएगा। ठीक है, दूसरी ओर बात की जाए आइसोबार। ठीक है, आइसोबार क्या होता है? आइसोबार होता है जिसमें एटॉमिक नंबर वो क्या होएगा? डिफरेंट होएगा, यानी कि एटम डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होएगा? सेम हो जाएगा। जैसे आर्गन का क्या होता है? आर्गन का, ठीक है, आर्गन का एटॉमिक मास मान लो 40, क्लोरीन का भी 40, ठीक है, तो ये क्या है? पोटेशियम का भी 40, तो ये क्या है? ये तीनों की तीनों क्या है? आइसोबार है। आइसोबार यानी कि जिनका एटम, जिसका ऊपर का हिस्सा जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होएगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होएगा यानी कि एटम ही डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर एटम ही डिफरेंट हो जाएंगे। ओके बच्चे, मैं लुईस पास्चर का समझ में आ गया। आइसोटोप ही तो बताया मैंने, सही तो बताया है, आइसोमर्स तो नहीं होते हैं, आइसोटोप ही तो है, सही तो है, क्या दिक्कत है? चलो, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेड लेड? और जो बच्चे रेबीज़ के लिए कर रहे हैं ना, उसकी ठीक है भाई, मैं समझ में आ गया कि भाई हाँ भी रेबीज़ का अगर लुईस पास्चर ने किया है, ठीक है, मैं देख लूँगी। मेरे को अभी मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा था, जितना मुझे याद है, वो जेनर था। बट अगर ऐसा है कि लुईस पास्चर है, तो मैं अगली जो वीडियो आएगी, अगली जो हमारी 4 बजे की क्लास होगी, मैं उसमें कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है, बता दूंगी पक्का। ठीक है, उतना मत करो। चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेड लेड? रेड लेड का सूत्र क्या है जी बच्चे? Pb2O3, Pb3O4 या फिर PbO2 या इनमें से कोई नहीं? जी बच्चे, रेड लेड का फॉर्मूला क्या होता है? जी जल्दी से बताइए, रेड लेड का फॉर्मूला क्या होएगा जी? तो रेड लेड का फॉर्मूला होता है Pb3O4। ठीक है, Pb3O4। तो चलिए देखिए, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, और सबसे पहली बात तो भाई, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, ठीक है, तो मैं आप सब लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर मेरे से वो पास्चराइजेशन वाला वो जो टॉपिक है उसके ऊपर अगर कोई गलती है, सॉरी लुईस पास्चर, तो उसका मैं देख के आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग चिंता मत करिए। ठीक है, मैं डेफिनेटली अगली जो 4 बजे की क्लास होगी उसके अंदर मैं डेफिनेटली पूरे शॉर्ट मैं डिटेल में बता दूंगी कि भाई हाँ भी ये है, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, उसका आप चिंता मत करो। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, बाकी सब जो दूसरी है, आप सब लोगों को क्लास मैंने काफ़ी डिटेल में बताई है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और उसके साथ में जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। और जी बच्चे, लाइक तो कर ही दीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाएंगे, उतने ही ज़्यादा हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम क्लास ले पाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से करिए। और ये बच्चे, हमारा एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पे मैं सारी रेगुलर नोट्स और PDF डालती हूँ। इस क्लास की भी PDF डालूंगी, और साथ में हमारी जो पिछली क्लासेस की भी है अब तक, वो सारी PDF वहीं पर ही है। और इस चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में मिल जाएगा, तो बड़े आसानी से आप वो क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी वो लिंक भी आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर अगली क्लास होगी 4 बजे, तो इस 4 बजे की क्लास में ज़रूर आइएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और बस अपनी रिवीजन करते रहना, पढ़ाई करते रहना। और बच्चे, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप सब लोगों ने मुझे कोई गलती बताई है ना, तो ठीक है यार, अच्छा किया आप सब लोगों ने कोई गलती बता दी, ठीक है। क्योंकि टीचर का भी हक है गलत होने का, और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि भी मैं हाँ भी गलत हो सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, गलती को सुधार के और अच्छा इम्प्रूव करके आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से तरीके से बताऊँगी। इस चीज़ की मेरे यहाँ पे गारंटी होएगी, ठीक है। मैं ये गारंटी नहीं लेती क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ कि भाई मैं गलती नहीं होंगी, बट गलती करके भी उसे ठीक करने की गारंटी मैं इस बात की लेती हूँ कि हाँ भी इस चीज़ को मैं हमेशा रखूँगी कि कोई चीज़ अगर मैं गलत कर रही हूँ तो उसको सुधारने का भी मैं 100% पूरा प्रयास करूँगी, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और आज मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला आपकी सबकी तरफ से, तो थैंक यू सो मच कि बहुत सारे बच्चे आज लाइव देख रहे थे। सो बस इसी तरीके से आप सब लोग प्यार करते रहिए, इसी तरीके से आप सब लोग सपोर्ट करते रहिए। सो बस जल्दी हमारा चैनल और भी ग्रो होता रहेगा। सो बस थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। सो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पे सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सलामत रहेंगे, और अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पढ़ाई रेगुलर करना, नोट्स रेगुलर बनाना, और फिर देखना धीरे धीरे करके तुम भी एक दिन इंडियन नेवी के अंदर ही मिलोगे, और मुझे एक दिन शायद नेवी के अंदर से ही मैं जब जाओगे वहाँ पे तब जाके मुझे मैसेज करोगे, वो मैडम मैं तो आप आ गया, यहाँ पे मेरी पोस्टिंग है। सो बस उसी दिन का वेट है। सो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।